हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई दिनेश विमवाल में। आज फिर हम यूनिट फर्स्ट का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। पिछली क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसके कारण हमने क्लास जल्दी समाप्त करनी पड़ी थी। देखिए, उससे आगे अपन देखते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। हमने विषय क्षेत्र के प्रकृति के बारे में अध्ययन कर लिया था, लेकिन अब विषय क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मैंने तुमको बताया था, इसके अंतर्गत जनसंख्या आते हैं, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन आते हैं, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध। ये जो 6 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत विषय क्षेत्र हैं, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र माने जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैंने तुमको बताया था अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे, तो इस क्लास में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं जनसंख्या, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण कैसा है, वहाँ का घनत्व कैसा है, प्रारूप कैसा है, जनसमूह कैसा है, प्रवास कैसा है, अधिवास कैसा है, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या प्रारूप, जनसंख्या समूह, प्रवास, अधिवास यानी कि रहने की व्यवस्था, ये सभी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में भूमि, यानी कि हमें प्रकृति के रूप में कौन कौन से संसाधन प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आती है भूमि, उसके बाद आता है जल, फिर वन, फिर खनिज, ये सभी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक वातावरण। किसी क्षेत्र का सांस्कृतिक वातावरण कैसा है? सांस्कृतिक वातावरण में बच्चों इसमें क्लियर जो की जाती है वो होता है वातावरण, यानी कि मानव जीव जंतुओं के साथ कैसे व्यवहार करता है, मानव वातावरण के साथ अपने आप को कैसे अनुकूलित करता है, जीव जंतुओं के साथ कैसे अनुकूलित करता है, मानव की जीविका के साधन कौन कौन से हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये आजीविका के मुख्य साधन है। उसके अलावा जो मुख्य साधन है वो कौन कौन से हैं, परिवहन, भवन आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं कालिक अनुक्रम। हल्का सा इसको आपको छोटा छोटा टॉपिक याद रखना है ताकि आगे बढ़कर आपको दिक्कत ना आए। कई बार क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक अपन छोड़ दिए तो आपका 100% जो नंबर आता है, 100% नंबर है, वो कम होने की संभावना रहती है। कालिक अनुक्रम मैंने तुमको बता दिया था, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, किस समय हुआ, किस प्रकार हुआ, उस सबको कालिक अनुक्रम में शामिल किया गया। यानी कि मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक विकास कैसे किया, सांस्कृतिक वातावरण का विकास कैसे किया, उस सब का जो समय है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आपको खास इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, केवल इतनी सी चीज याद रखनी है कि मानव भूगोल में मानव का जो सांस्कृतिक विकास है उसका काल कौन सा है, उस काल को अपन कालिक अनुक्रम में शामिल करते हैं। आगे देखते हैं नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन। नियोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र है, अपन जैसे कोई भी क्षेत्र विशेष कर, जैसे सपोज करो अलवर, अलवर का एक क्षेत्र है जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। अलवर की कोई भी एक तहसील ले लो, जैसे राजगढ़ तहसील ले लेते हैं, राजगढ़ तहसील का अध्ययन करते हैं। तो इसमें उस तहसील में भूमि का विकास करना है अपन को, तो वहां पर भूमि कैसी है सबसे पहले उसका पता लगाएंगे। फिर उसमें विकास कैसे करना है, जैसे बंजर भूमि है तो उसको उपजाऊ करने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना। तो भूगोलवेता को केवल इतना मालूम करना नहीं होता है कि वहां पर कौन कौन से प्राकृतिक दशाएं हैं, बल्कि ये भी अध्ययन करना आवश्यक है कि उनका समाधान, यानी कि बंजर भूमि है, जैसे प्राकृतिक दशा खराब है तो उसको कैसे सुधारना है, सुधार करने का भी अनुभव इसके अंतर्गत होता है। तो वो होता है नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है कि जैसे कोई भी क्षेत्र है, जैसे राजगढ़ में बंजर भूमि की अधिकता है, बंजर भूमि की अधिकता है, तो भूगोलवेता भाई ये क्या करे, वहां पर भाई ये इतना अध्ययन कर लिया कि राजगढ़ में बंजर भूमि अधिक है, ये तो सबको पता है। लेकिन इतना ही काम से उसका काम, इतने ही अध्ययन से उसका काम समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसको ये भी पता करना हो सकता है कि इस बंजर भूमि का समाधान क्या है, यानी कि उसको उपजाऊ भूमि बनाने के लिए किस प्रकार अपन समाधान करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो वो होता है नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन। उसके बाद आता है लास्ट जो टॉपिक है, अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी कि जैसे राजगढ़ तहसील है उसका संबंध अन्य प्रदेशों से कैसा है। जैसे अलवर की और तहसील है, जैसे बानसूर तहसील है, बानसूर जो तहसील है उसका राजगढ़ से संबंध किस प्रकार है, कौन कौन सा सामाजिक, बानसूर में सामाजिक व्यवस्था कैसी है, राजगढ़ में कैसी है, दोनों में कॉमनता है या नहीं है, उसका अध्ययन। दूसरा, राजनीतिक स्थिति कैसी है,
मानसूर में राजनीतिक स्थिति कैसी है, राजगढ़ तहसील में कैसी है, उन सब का संबंध, धार्मिक स्थिति आदि। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इन सभी तत्वों का अध्ययन अन्य प्रदेशों के संपर्क में किया जाता है। तो इस तरह से तुम्हारा मानव जो भूगोल है उसका विषय क्षेत्र का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसका टॉपिक समाप्त होता है। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन व अन्य प्रदेशों से संबंध, इतना सा टॉपिक आपको क्लियर याद रखना है। उसके बाद में जो अंतिम जो फर्स्ट पार्ट का जो अंतिम जो पार्ट है फोर्थ, उस पार्ट में क्या आता है, मानव भूगोल का विकास, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि यहाँ पे तो आपको एक नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन बीए जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से याद करना होता है। इसमें जो आपके 12वीं क्लास का जो लेवल है उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है, वो ही 3 चीज आपको कराऊंगा क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, अभी कोर्स बहुत लंबा है, आपको कराना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो 3 विचारधारा याद करनी है। आपको 3 विचारधाराएं याद करनी है, वो विचारधारा ही ज्योग्राफी में आती है। विचारधारा आपकी 12वीं क्लास में आती है। इस विचारधारा कौन सी है, इनके राइटर कौन है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये सबसे पहले नियतिवाद, नियतिवाद विचारधारा। उसके बाद जो सेकंड विचारधारा है वो है संभववाद। आपको याद होगा मैंने एक क्लास में आपको क्लियर कर दिया, संभववाद है उसके जो राइटर हैं, यानी कि संभववाद की जो प्रणेता जन्मदाता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, वो आपको मैंने बता दिया, विडाल डी लावलास है। उसके बाद जो लास्ट है वो है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, नवनियतिवाद, ये 3 टॉपिक इसमें शामिल किए हैं। नियतिवाद जिसको पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते थे, पर्यावरणीय निश्चयवाद, निश्चयवाद, इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ये संभववाद, संभव्यवादी मानी जाती है। और इसका दूसरा नाम है रुको और जाओ, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो। ये जो विचारधारा है ये नवनियतिवाद विचारधारा है। इसका दूसरा नाम रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। इसका दूसरा नाम पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन विचारधाराओं में आता क्या है, इन विचारधाराओं को समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले जो विचारधारा है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद है। तो इसमें एक एक को आपको सोल्व कराऊंगा, मैं हल करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पर्यावरणीय निश्चयवाद, सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद, सॉरी नियतिवाद लिख देते क्योंकि आजकल नियतिवाद ही इसमें आ रहा है, पहले इसका नाम था पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। नियतिवाद का मतलब क्या होता है, इसमें जो भूगोलवेता है उनमें ये विश्वास रखा जाता है कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी कि प्रकृति इसमें सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है, प्रकृति का दास माना गया है, ठीक है, माना गया है। ये आपको याद रखना, केवल इतनी सी चीज याद रखनी है आपको। इसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है। और ये हिदायत भी दी गई है कि यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेगा तो मनुष्य को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या मनुष्य प्रकृति की शरण में ही रहता है। क्योंकि ये विचारधारा क्या है, पहले की विचारधारा है, पहले की विचारधारा, आधुनिक विचारधारा नहीं है, पहले की विचारधारा है। जब मनुष्य का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी मनुष्य की, उस समय की विचारधारा ये है। और इसमें क्लियर माना गया क्योंकि मनुष्य उस समय प्रकृति की गोद में रहता था, प्रकृति की शरण में ही निवास करता था, इसलिए इसमें मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया। क्योंकि जंगल में रहता था, कंदमूल फल वही खाता था, जंगली जानवरों पर निर्भर रहता था, पेड़ पौधों की जो छाल है उससे अपने कपड़े बनाता था और उन्हीं में वो शरणागत होता था, तो इसलिए वो प्रकृति से बाहर सोच ही नहीं सकता था।
जैसे पेड़ पौधों को देवता मान के पूजता था, आज भी पूजता है, उस समय भी पूजता था। ये नियतिवाद विचारधारा के वैज्ञानिक जो भूगोलवेता हैं वो मानते हैं। उसके बाद आ जाती है संभववाद। उसके बाद आ जाता है संभववाद। जो ये विचारधारा है ये इससे बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। नियतिवाद विचारधारा है उसके बिल्कुल विपरीत है। विपरीत विचारधारा संभववाद है। संभव जैसा कि वर्ड से संबंधित है, संभव, हर कुछ संभव है। इन्होंने कहा कि प्रकृति के ऊपर मनुष्य निर्भर है, मनुष्य प्रकृति का दास है, बिना प्रकृति की इजाजत के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये विचारधारा क्या कहती है कि मनुष्य ने अपना विकास इतना कर लिया है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि कौशल के बल पर प्रकृति को अपना दास बना चुका है। यानी कि संभववाद के वैज्ञानिक जो है भूगोलवेता ये मानते हैं कि प्रकृति मनुष्य का दास है, ना कि मनुष्य प्रकृति का दास। प्रकृति मनुष्य का दास है, तो इसमें माना है प्रकृति को मनुष्य का दास माना है, दास माना गया है। मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये विचारधारा है संभववाद। मनुष्य ने जैसे जैसे अपनी प्रगति की, अपनी बुद्धि कौशल के बल पर वो आगे बढ़ा है, वैसे वैसे विचारधारा में भी परिवर्तन आए। इस जो विचारधारा है इसकी जो जनक माने जाते हैं वो विडाल डी लाप्लास माने जाते हैं। विडाल डी लाप्लास माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि संभववाद के प्रणेता कौन है, संभववाद विचारधारा के जनक कौन है, ये इसमें आ चुका है। कई बार क्वेश्चन देख लेना मॉडल पेपरों में, आपको पुराने मॉडल पेपर मिल जाएंगे, उसमें से क्लियर कर लेना कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद जो तीसरी विचारधारा है वो है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद जैसे आपको इसमें क्लियर कर दिया गया है, नियतिवाद और संभववाद का मिश्रण है ये, इसको मिश्रण कहा जा सकता है। कि इन्होंने दोनों बात सही मानी है कि मनुष्य को प्रकृति का दास माना है, ये भी बात कहीं हद तक सही है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। प्रकृति के संसाधनों को तो अपना बनाता है, चाहे कितना ही माइंड हो, हर चीज प्रकृति से प्राप्त करता है, बिना प्रकृति के उसका जीना संभव ही नहीं है। और इसको भी माना गया है कि प्रकृति पर मनुष्य पूरी तरह निर्भर भी नहीं है। कहाँ है निर्भर, पूरी तरह निर्भर कहाँ है? जैसे आपको पता है कि नियतिवाद मानता है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है। कहाँ है? नियतिवाद कहता है जैसे बारिश हो रही है तो पहले का जो व्यक्ति था मजबूरी में घर बैठा रहेगा, जा नहीं पाएगा कहीं भी, क्योंकि बारिश की वजह से नहीं जा पाएगा। लेकिन संभववाद कहता है कि बारिश में वो जा सकता है, गाड़ी बना दी, छाता बना दिया, जा सकते हैं, तो संभव है ना। लेकिन संभववाद ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये पूरी तरह से मनुष्य को अपने, ये विचारधारा मनुष्य को कमजोर बनाती है, ये विचारधारा प्रकृति को कमजोर बनाती है। और लेकिन दोनों कमजोर नहीं है, ना तो मनुष्य कमजोर है ना ही प्रकृति कमजोर है। यदि अपन प्रकृति को कमजोर समझेंगे तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे वर्तमान समय में मनुष्य ने इतना विकास कर लिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन इतना कर लिया, अपने आजीविका के साधन, अपने विलासिता की वस्तुओं के साधन इतने विकास कर लिया है कि मनुष्य के जो प्रकृति के जो आवरण है ओजोन परत, उसका विनाश कर रहा है, जिससे क्या मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जो किसको हानिकारक है? मनुष्य के लिए। तो इसीलिए तीसरी जो विचारधारा है इन दोनों को मिश्रित किया गया, यानी कि रुको एंड जाओ, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। ये विचारधारा क्या बताती है कि मनुष्य अपना विकास जरूर करे, ना तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है, प्रकृति मनुष्य पर हावी है, और ना ही मनुष्य प्रकृति पर हावी है, बल्कि मनुष्य को
अपना विकास करने के लिए, अपना विकास करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। ये इस विचारधारा का ऑथेंटिक और यही सही है। और इस विचारधारा का जो जनक है वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इसका विचारधारा का जो जनक है वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर महोदय जी ने बताया कि ना तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है और ना ही मनुष्य प्रकृति पर हावी है, बल्कि मनुष्य को अपना विकास करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वो उसको वर्तमान समय में भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो विचारधारा है वो तीन है, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। ये तीन विचारधाराएं इस टॉपिक में आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस पार्ट में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारा पहला यूनिट समाप्त होता है। इतना ही आपको पढ़ना है और थोड़ा स्पीड में पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो टाइम हो चुका है क्वेश्चनों का। पहला जो पार्ट पूरा हो गया है, इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ, नोट कर लो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, तो लिखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल की प्रकृति को बताइए, समझाइए। संभववाद के प्रणेता या जनक माने जाते हैं। बिना देखे आपको कमेंट बॉक्स में इसको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखना, ये तो बड़ा क्वेश्चन लेकिन ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। एक लाइन के क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, कितने बच्चे की तैयारी ठीक चल रही है। उसके बाद में है नवनियतिवाद विचारधारा पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। चौथा क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को बताते हुए विषय क्षेत्रों के नाम लिखो। विषय क्षेत्रों को बताइए, सॉरी ये क्वेश्चन को बताइए। आधुनिक मानव भूगोल के जनक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। पुस्तक का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। 5 मैंने पहले ही पिछले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में बता दिए। और जो पार्ट 3 है इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक जो आपको कराएंगे जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट है वो आपको लेंगे। वो पार्ट परिवहन से संबंधित लेंगे ताकि आपको मैप के द्वारा पूरी तरह से डिक्लेयर कर दी जाए। ओके, बाय।